वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। आज इस वीडियो में हम एमपी के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय एवं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं उनके संभागों के बारे में बताया है। यह हमारी इस क्रम की तीसरी वीडियो है। अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे हों तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इसमें परीक्षा धाम का जो 5th एडिशन आया हुआ है उसका डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि नया 2026 के लिए है। उसका डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप इस बुक से पढ़ रहे हैं तो बाज़ार में अगर आपके पास 5th एडिशन भी है तो आप जाके उससे भी पढ़ सकते हैं, और जो भी अपडेट होगी तो मैं आपको आप वहाँ पे मेरी वीडियो में देखकर आप उसको अपडेट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है, मुख्यतः 7 रूपों में देखने को मिलता है, जिसका विभाजन 3 रूपों में करते हैं हम, जिसका हम आगे देखेंगे। उसके बाद में 3 रूपों के साथ ही हम इसका विभाजन 7 रूपों में हमें देखने को मिलता है। जैसे उत्तर की ओर मध्य भारत का पठार, फिर पश्चिम में मालवा का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र और सतपुड़ा का पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का पश्चिमी क्षेत्र। उसके बाद में हम बात करें जो पूर्व की ओर है और उत्तर पूर्व की ओर है, तो बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार। साथ में ही दक्षिण पूरब की ओर में हमारा सतपुड़ा मेकाल श्रेणी आ जाती है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 3 रूपों में इसका विभाजन होता है। पहला होता है उच्च मध्य भूमि। उच्च जो मध्य उच्च भूमि या उच्च मध्य भूमि जो है उसमें कितने पठार आ जाते हैं, तो उसके अंदर 5 पठार आ जाते हैं। कौन से? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार या विंध्य प्रदेश भी बोलते हैं इसको, और नर्मदा घाटी का। उसके बाद में आती है सतपुड़ा श्रेणी, जिसको 3 रूपों में देखा है। जो पश्चिमी भाग है उसको राजपीपला बोला जाता है। महादेव श्रेणी है जिस पर धूपगढ़ अवस्थित है, उसको मध्य श्रेणी कहा जाता है। और जो मेकाल श्रेणी है उसको पूर्वी श्रेणी कहा जाता है। और अंत में हमारा क्या आता है? बघेलखंड का पठार आता है। तो चलिए हम एक एक भौतिक विभाजन को लेते हैं, उसके बाद उस पर डिस्कशन करते हैं। तो उसमें हमारा पहला जो भौतिक विभाजन है क्या है? मध्य भारत का पठार। जैसा आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में फैला हुआ है, जो मुख्य रूप से किन जिलों के अंतर्गत आता है? भिंड, मुरैना, ठीक है, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना का कुछ पार्ट, और साथ में नीमच वाला जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये आता है। एक मोटा मोटी है, क्योंकि गुना का जो अधिकतम पार्ट है वो मालवा के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना हमें। तो बोला जाता है कि मध्य भारत के पठार एवं मालवा के मध्य प्रवेश द्वार का काम कौन करता है? तो गुना जिला हमारा करता है। इसमें हमारी बुक से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन तो होगी ही, साथ में जो मेरे अनुभव के द्वारा जो मैंने पढ़ा है उसके द्वारा भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्थिति हम आपको बता देते हैं कि 24 डिग्री अक्षांश से लेकर और कितना है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हमारा पाया जाता है। और उसके बाद में अगर हम देशांतर में ले लें तो 74 से लेके कर, देखो क्या ये याद नहीं होगा किसी को भी याद नहीं होगा, और हमें इसको याद करना भी नहीं है। मुख्य रूप से पेपरों में ये ना तो पूछा जाता है और ना ही हम लोग याद कर पाएंगे। तो अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस इनको महत्वपूर्ण इसको नहीं मानना है। उसके बाद में सबसे अब महत्वपूर्ण क्या चीज़ हो जाती है? इसका भूभाग कई पेपरों में पूछ लिया जाता है, क्रम से पूछ लिया जाता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, उसके अंदर ये सब पूछ लिया जाता है। कितना है इसका? 10.68। कितना है? 10.68% टोटल मध्य प्रदेश के भूभाग का। आगे निर्माण कैसे हुआ है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य भारत के पठार का निर्माण किन शैलों से हुआ है? तो विंध्य शैल समूह से। आप अगर कोई अपनी इसी बुक से पढ़ रहे हैं तो उस बुक में इसको हाईलाइट करके रख लीजिए। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये 2 सीधे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अपर्धन से, विंध्य शैल समूह के अपर्धन नदियों के निक्षेपों से, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जो ऊपर जो नदियां बह रही हैं, पार्वती हुई, सिंध बह रही है, उसके बाद में चंबल नदी है, कुंवारी नदी है, वो कूनो नदी है। तो इनके द्वारा जो अपर्दन के द्वारा जो निक्षेप होता है, जिसको हम वांगर खादर बोलते हैं, पुराना हो जाता है उसको वांगर और नवीन होता है उसको खादर कहते हैं, उसका निक्षेप कर दिया जाता है। और ये आपका जनरली क्वेश्चन बनता है कि जलोढ़ मृदा मध्य प्रदेश में किस क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखी जाती है? तो उत्तर जो मध्य भारत का क्षेत्र है उसमें देखी जाती है। अगला है हमारा जो जिले, जो मैंने बताया नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। ठीक, गुना क्या मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से किन पार्टों में आ जाता है? मालवा में आ जाता है। जलवायु कहाँ के? विषम जलवायु। विषम जलवायु का अर्थ क्या होता है? सर, गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है, इसके मध्य और कुछ नहीं होता। जबकि हमारे मालवा की जलवायु किसी सम्मा जलवायु, हम बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे औसत वर्षा कितनी होती है? 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर। जो गौध क्षेत्र आता है,
मध्य प्रदेश का जो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो इसी के अंतर्गत आता है, अल्प वर्षा वाला क्षेत्र भी इसी को कहा जाता है। इसी प्रकार के जो तो बोला जाता है थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, ये फॉरेस्ट में पूछा गया था, थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे, श्योपुर में पाए जाते हैं। कटीले वन, हमारे में दक्खनी बोलते हैं, लोकल में इस भाषा को बोले दक्खनी, ठीक है, बबूल बोलते हैं जिसको मुख्य रूप से, तो वो यहीं पाए जाते हैं। तो क्या है, खैर, बबूल, पलास आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ या कछारी मिट्टी। कछार किसको बोला जाता है, नदियों द्वारा अपने कछारों का निर्माण किया जाता है, जो ही संप्राय मैदान टाइप से। तो ये आ गया। फसलें कौन सी होती हैं, सरसों, क्योंकि राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है, सरसों, ज्वार, तिल व गेहूं भी उपजा जाता है। और नदियां कौन सी कहती हैं, चंबल है, सिंध है, काली सिंध है, पार्वती है, कुंवारी हुई और सीप हुई। पूछ लिया जाता है कुंवारी नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो मध्य भारत के पठार में। देखो ये नदियां तो मुख्य रूप से पढ़ते हैं, लेकिन छोटी छोटी नदियों को क्या है, हम भूल जाते हैं, यहाँ पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अन्य विशेषताएं क्या है इसकी, मध्य भारत को सरसों की हांडी या सरसों का पठार भी कहते हैं। क्या है इसकी अलग विशेषता, कि मध्य भारत का जो पठार है उसको सरसों की हांडी या सरसों का पठार भी कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। देखो जब एमपी से क्वेश्चन आते हैं ना, कट ऑफ 80 80 85 85 क्यों जाता है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। और कई बार है ना, हम ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं, इसलिए हमें गलत नहीं करना है और पढ़ना है। क्या है, सरसों की हांडी किसे कहते हैं, मध्य भारत के पठार को। उसके बाद में इसको नए नाम से क्या जानते हैं, चंबल उप आर्द्र प्रदेश किसको कहते हैं, मध्य भारत के पठार को। बीहड़ क्षेत्र, बड़े बड़े बीहड़ होते हैं, यहाँ से नदी निकल रही होती है, उसके यहाँ पर जो अपर्दन कर दिया जाता है, जो ढीली मिट्टी होती है उससे चंबल निकल रही है, तो बड़े बीड़ों का निर्माण इधर देखा जाता है। अन्य है मध्य भारत का पठार, ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है, जो टोगरा चोटी है, कौन सी है, टोगरा चोटी है, जो श्योपुर जिले में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, श्योपुर जिले में अवस्थित है। ये दोनों संभागों की, ग्वालियर संभाग और चंबल जो क्षेत्र है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, टोगरा चोटी, जो कितनी ऊंची है, लगभग 430 मीटर। कितनी ऊंची है, 430 मीटर, और फीट में 1411 फीट, जो श्योपुर जिले में अवस्थित है। आगे चलते हैं हम, हमारी इससे जुड़ी हुई मुख्य चीजें हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे जो मध्य उच्च भूमि का जो सेकंड वो है हमारा, सेकंड जो है, तो क्या है, बुंदेलखंड का पठार। इसके बारे में अवस्थिति, वही दो पठारों के पूरब और पश्चिम में पाया जाएगा ये। जैसे कि जो रीवा पन्ना का पठार है उसके तो ये पश्चिम में पाया जाता है, जबकि मध्य भारत के पठार के पूरब में पाया जाता है। तो हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए। और अक्षांश स्थिति अगर हमें पढ़ने को आ जाए या हमें याद हो जाए तो कर लेना चाहिए, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि सभी की हम याद नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सभी बना रहा हूँ, इसको हमें याद नहीं करना है, हमें अवस्थिति देखना है किन के मध्य पाया जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रीवा के पूरब में पाया जाता है कि पश्चिम में पाया जाता है, तो कई बार हम ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या पाया जाता है, पूरब रीवा के पठार के पश्चिम में, और मध्य भारत के पठार के पूरब में ये पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे अवस्थिति देख पा रहे होंगे इसकी, ठीक, हमारा मध्य भारत का पठार ये था, और ये हमारा रीवा पन्ना का पठार है, उसके मध्य में क्या पाया जा रहा है, हमारा बुंदेलखंड का पठार पाया जा रहा है। आगे चलते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ है। ऊपर क्या हो रहा था, बिंदन सेल समूह के अपर्दन से हो रहा था। इसका क्या था, नीच चट्टानों से। ये सबसे पुरानी चट्टान है, नीच चट्टान है, आगे चट्टान है इनको बोला जाता है। तो ये किस इनके अपर्दन से हो रहा है। इसका क्षेत्रफल कितना है, टोटल मध्य प्रदेश का 7.7, कितना है पूछ लिया जाता है, 7.7। उसके बाद में संबंधित जिले कौन से हैं, दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना आदि जिले इसमें आते हैं। जलवायु कैसी है यहाँ की, ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होती है, उसी प्रकार की विषम जलवायु है, और शीत ऋतु अधिक ठंडी होती है, क्योंकि इसी से ये लगा हुआ है। तो इसी क्षेत्र की विशेषता यहाँ भी पाई जाती है। औसत वर्षा थोड़ी अधिक मात्रा में होती है, कितनी होती है, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर। फिर भी ये जो क्षेत्र है ना, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गिना जाता है, इसीलिए यहाँ पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो दोधन बांध वगैरह इसी के लिए बनाए जा रहे हैं। और ये भारत की केन बेतवा लिंक पहली परियोजना, जिसमें लगभग 44,000 करोड़ रुपए के समथिंग खत्म होगा। अगर आपसे दूसरी पूछ ली जाए तो कोसी और मैची दो कहाँ पर है, बिहार राज्य में, वो दूसरी परियोजना है हमारी। और तीसरी भी हमारे मध्य प्रदेश में संचालित की जाएगी। गुजरात में जो करंट अफेयर्स आएगा उसमें उसकी हम चर्चा करेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो कौन से वन पाए जा रहे हैं। तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता बहुत मात्रा में निकलता है सागर वाले क्षेत्र में, ठीक है, अधिकतम पहले नंबर पे ही आता है सागर वाला क्षेत्र। तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि पाए जाते हैं। उसके बाद में हम मिट्टी देख लेते हैं, तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जो काली और लाल मिट्टी मुख्य रूप से देखी जाती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना, ये मालवा वाला रीजन होगा, तो यहाँ पे ये, माफ़ करना दोस्तों अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ आवाज़ आ रही हो, ठीक है, लेकिन अब आगे से नहीं आएगी, ऐसी ध्यान रखूंगा। तो जो फसलें मुख्य रूप से कौन सी हैं, तो गेहूँ, ज्वार, तिल आदि फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। नदियाँ कौन सी हैं, बेतवा, जिसे बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है, सिंध, धसान, क्योंकि ये दतिया वाले क्षेत्र से
ग्वालियर क्षेत्र से निकलकर ये दतिया वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो ये सिंध वहाँ भी पाई जाती है। उर्मिल, जामनी नदी भी पाई जाती है। प्रमुख खनिज कहाँ है, देखो हीरा कहाँ पाया जा रहा है, क्वेश्चन बनता है हमारा। हीरा मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। निकाला कहाँ से जाता है, तो पन्ना वाले क्षेत्र से, मुख्य रूप से पन्ना वाले क्षेत्र से। छतरपुर से भी निकाला जा रहा है, जो बंदर खान थी वो इसी के लिए निकाली जा रही है, जो बक्सवा वाला क्षेत्र था। उसके बाद में किस पठार में पाया जाता है, तो किस कहाँ पाया, बुंदेलखंड के पठार में पाया जाएगा। अब कुछ विशेषताएं इसकी जो हमारे लिए पेपर में यहाँ से सीधे पूछते हैं क्वेश्चन, कि सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, तो सिद्ध बाबा चोटी है। बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है, जो मैंने ऊपर को बताया, तो बेतवा नदी को कहा जाता है। सूखा प्रभावित मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड का पठार है। और इसके साथ ही झांसी और सागर के मध्य जो समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं, और उनकी जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, जो समतल मैदान पाए जाते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, ये फॉरेस्ट में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2022 फॉरेस्ट का ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उनको, उन पहाड़ियों को क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में, जो झांसी और सागर के मध्य जो पहाड़ी मैदानों में, समतल मैदानों में जो पहाड़ियाँ होती हैं, वो क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, टोर कहते हैं। या टोर किसे कहते हैं, तो जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं छोटी छोटी मैदानों के बीच में, उनको टोर कहा जाता है। अगला हमारा पठार है मालवा का पठार। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उच्च मध्य भूमि में। हमारा ये तीसरा है। तो ये कहाँ है अवस्थित, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। अगर आप इसकी लोकेशन याद रख सको, जो देशांतरी है तो करिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से बोलूंगा मैं आपको। ये हमारे मध्य प्रदेश के टोटल भूभाग का कितना है, 28%। ऊपर जो वो पाया जा रहा था मध्य भारत का, वो कितना पाया था, 10.68। और वो कितना था बुंदेलखंड का, 7.7%। ये कितना है, 28%। लगभग सबसे बड़ा क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का। और इसका जो निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है, डेक्कन ट्रैप से हुआ है। विंध्यन में हो रहा था मध्य भारत का, नीच चट्टानों से हो रहा था बुंदेलखंड का। इसका निर्माण किससे हो रहा है, डक्कन ट्रैप के लावा की बेसाल्टिक चट्टानों से, ठीक है, टूटने से इनका निर्माण हुआ है। जो मुख्यतः संबंधित जिले कौन से हैं, देखो ये सीमा ऐसी नहीं होती है कि ये जिले दे दिए वही होते हैं। आसपास वाले अगर जिले इनसे भी लग रहे होते हैं ना, उन क्षेत्रों में भी इसकी विशेषताएं देखी जाती हैं, जैसे कि इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार, झुआ आदि क्षेत्र। जलवायु कैसी है यहाँ की, समशीतोष्ण जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म होती है, शीत ऋतु साधारण ठंडी होती है। जब हमारे यहाँ पे फाइयान आया था तो उसने क्या कहा था, कि मध्य प्रदेश मालवा की जलवायु सबसे अच्छी जलवायु, उत्तम जलवायु कहा था। उसके बाद में यहाँ पे आया था वर्षा ऋतु। वर्षा कितनी होती है, 75 से 125 सेंटीमीटर, जो कि हमारी औसत से भी अधिक देखी जा रही है, क्योंकि 150, हमारे यहाँ का जो औसत कितना है, 112 सेंटीमीटर। मैंने आपको जो मध्य प्रदेश का परिचय पढ़ाया था उसमें ये बात बताई थी। यहाँ वन कैसे पाए जा रहे हैं, यहाँ पे भी शुष्क पर्णपाती वन देखे जा रहे हैं, जिसमें बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता आदि है। और मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी, जो 3 भागों में देखेगी हमें, साधारण काली, छिछली काली और गहरी काली। जो नर्मदा से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे क्या पाई जाती है, हमारी गहरी काली मिट्टी पाई जाएगी। आगे हम देखेंगे, जब मट्टियाँ पढ़ाएंगे आपको, उसमें हम देखेंगे फसलें क्या है। सोयाबीन प्रमुख क्षेत्र है यहाँ का, सोयाबीन हुआ, कपास हुआ, मूंगफली हुआ। तो गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र, इसलिए मूंगफली अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। कपास महाराष्ट्र और, क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों क्षेत्रों से लगा हुआ है, तो कपास अधिक मात्रा में। सोयाबीन अधिक मात्रा में, इसको सोया की हांडी भी बोला जाता है, सोया का क्षेत्र भी बोला जाता है, सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और गेहूं, ज्वार, क्योंकि राजस्थान वाला क्षेत्र भी देख लग रहा है यहाँ से पास में, तो यहाँ पर ज्वार भी देखी जाती है। प्रमुख नदियाँ क्या है, चंबल का उद्गम ही जानापाव पहाड़ी के पास में माना जाता है। क्षिप्रा नदी निकल रही है, तो ये भी हमारे उस क्षेत्र से निकल रही है, जो कि महाकाल का मंदिर इसी के किनारे स्थित। पार्वती नदी हुई, गंभीर नदी हुई, खान नदी। इंदौर शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, खान नदी के किनारे अवस्थित है। जो हमारे यहाँ पे जो लाल बाग पैलेस बना हुआ है ना, तो वो इसी नदी के किनारे बना हुआ है। और क्यों बनाया गया, जो बर्मिंघम पैलेस है, कहाँ का, इंग्लैंड का, उसी के तर्ज पे इसको बनाया गया। और माही नदी धार जिले के सरदारपुर क्षेत्र से निकलती है, और ये हमारी जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है, और जाके गुजरात में जाके हमारी खंबाती खाड़ी में जाके नीचे गिर जाती है, ठीक। आगे हम इसकी विशेषताएं देखें। अवस्थिति देख रहे हो ना आप, इसकी अवस्थिति मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिल रही है, कि ये ऊपर कौन सा हो गया हमारा, मध्य भारत का, उसके दक्षिण में। और जो बुंदेलखंड का पठार है उसके पश्चिम में ये अवस्थित है। इसकी अवस्थिति भी हमने देख ली। अब देखते हैं कुछ विशेषताएं। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है, क्योंकि 28% भूभाग पर अकेला ही पाया जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, बास्केट ऑफ बीट बोला जाता है। गेहूं की डाली भी कहा जाता है, क्योंकि जो साबरमती सीवर वाला क्षेत्र है मुख्य रूप से इसी के यहाँ पे मालवा में ही उसका उपज हो रही है। साबरमती जो हमें जीआई टैग लेने के लिए हम
वो तत्पर हैं। और कर्क रेखा यहाँ से मध्य से गुजरती है, ठीक, और मध्य से गुजरती है। और इसकी ढाल कहाँ है, क्योंकि तभी देखो चंबल यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है। मुख्य रूप से गंभीर वगैरह जो नदियाँ ऊपर की ओर जा रही हैं, काली सिंधी वगैरह, क्षिप्रा भी ऐसे जा रही है। तो ये कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर ढाल है इनकी। प्रमुख चोटियां, सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी, कितनी है, 881 मीटर। उसके बाद है जाना पाव चोटी, जहाँ पर हम लोग जाते हैं, जाना पाव जाते हैं, वहाँ पे परशुराम पीठ बना रहे हैं हम लोग, वहाँ भगवान परशुराम की वहाँ पे तपोस्थली है। तो वो वहीं पे है जाना पाव में। उसी के पास से ही एक चंबल का एक कुंड दिखाई देता है, तो लोग बताते हैं चंबल यहाँ से निकलती है। चमड़ावती भी कहा जाता है इसको। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि ये पहले इसमें जो खून बहता था, ऐसी नदी थी ये। और एक विशेषता और देखना, तो आपको गंगा यमुना सरस्वती हर किसी का नाम मिल जाएगा, लेकिन चंबल किसी का नाम नहीं मिलेगा। और उसके बाद में शिप्रा भी नाम मिल जाएगा आपको, नर्मदा भी नाम मिल जाएगा, लेकिन चंबल किसी का नाम नहीं मिलेगा आपको। और फिर है दजारी चोटी, जिसकी कितनी है, 810। ये सब इंदौर जिले के आसपास ही पाई जाती हैं। और जो मैंने आपको पहले बताया था फायान, जो पहले आया था फायान, जो किसके में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। वो हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में, 785 के आस 685 के आसपास में। तो उसने क्या कहता है, इसको सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। अगले भूभागीय क्षेत्र पर चलते हैं हम, भौतिक क्षेत्र पर। ये हमारा चौथा क्षेत्र है उच्च मध्य भूमि का, इसका। तो हम देख लेते हैं ये कब कहाँ पाया जाता है। ये बुंदेलखंड के तो पूर्व में पाया जाता है, लेकिन जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है उसके कहाँ पाया जाता है, दक्षिण पूरब में। नहीं, इसके जो दक्षिण पूरब में कौन पाया जाएगा, बघेलखंड का। अब देखो अवस्थिति देख लो इसकी। तो ये तो हमारा बुंदेलखंड का होगा, तो उसके तो पश्चिमी भाग हो गया। और यहाँ इसके जो पश्चिमी दक्षिण पश्चिम में पूरब है, वहाँ पे क्या पाया जाएगा, बघेलखंड का पठार पाया जाएगा। और इसके पश्चिम में क्या पाया जाएगा, मालवा का पठार पाया जाएगा। अब इसकी हम थोड़ी क्षेत्र पर, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट हो गया, इसको भी पेपर में पूछा था, ये भी पेपर में पूछा था। ये याद नहीं होगा अभी भी, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पूर्वी भाग मध्य प्रदेश की जो सीमा लगती है, उस क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है कितना, इसका जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10.36। ध्यान रखना, ऊपर जो वो था ना मध्य भारत का, उसका कितना 68, इसका कितना है 10.36, लगभग बराबर ही है एक दूसरे के। ठीक है, रीवा का पठार आप याद रखिएगा। ये है। इसके जो मुख्य जिले कौन से हैं, रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। दमोह क्षेत्र इसी में आता है। अब यहाँ की क्या विशेषता है, यहाँ पर सर्दी तो अधिक ठंडी होती है, लेकिन गर्मी साधारण होती है। ये विशेषता है यहाँ की। जैसे ही हम नर्मदा वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ गर्मी अधिक होती हैं, सर्दियाँ सामान्य होती हैं। तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। यहाँ क्या है, सर्दियाँ अधिक हैं और गर्मियाँ साधारण हो रही हैं। और जब हम मालवा को पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, सब चीज़ें सामान्य थी। और बुंदेलखंड और मध्य भारत में क्या थी, दोनों ही तीक्ष्ण थी। गर्मी में गर्मी अधिक होगी, सर्दियों में सर्दी अधिक, जिसको विषम जलवायु भी कहते हैं। वन क्षेत्र, बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खेर आदि इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या मिश्रित मिट्टी पाई जा रही है, इस क्षेत्रों में क्या है, मिश्रित मिट्टी। तो मिश्रित मिट्टी यहाँ भी पाई जा रही थी, जो लाल काली की मिश्रित थी, क्योंकि लाल मिट्टी जो आ गई नीचे से खदानी क्षेत्रों की है, और मालवा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पे काली मिट्टी भी देखी जा रही थी, मिश्रित थी। नदियाँ कौन सी हैं, टॉन्स, कैन, बियड़, महाना व बिछिया नदियाँ। ये जो हमारा सतना पन्ना वाला क्षेत्र है, उस रूप में मुख्य रूप से नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और फसल कौन सी हो रही है, गेहूँ, चावल, तिल। साथ में है खनिज, तो कौन सा, चूना पत्थर, क्योंकि जो विंध्यन क्षेत्र है हमारा मुख्य रूप से किसके लिए है, चूना पत्थर के लिए। इसलिए यहाँ पर जो मुख्य रूप से क्या देखा जाता है, जब हम बुध पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखे जाएंगे सीमेंट उद्योग बहुत मात्रा में देखे जाते हैं। किस पठार में देखे जाते हैं, बुंदेलखंड के में और रीवा पन्ना पठार में सबसे ज्यादा। सभी मेहर सीमेंट, एसीसी सीमेंट, जेपी सीमेंट, बड़े बड़े प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं, कटनी, दमोह, पूरे क्षेत्र में। क्योंकि यहाँ पे चूना पत्थर कहाँ से मिल रहा है, हमें विंध्यन सेलों से मिल रहा है। विंध्यन सेलों का निर्माण भी किससे हो रहा है, चूना पत्थर सेल समूह से हो रहा है। अब ये भी हमारी खनिज हो गए। और हीरा, वो हीरा पन्ना वाला जो क्षेत्र, पन्ना भी इसमें आता है, उसमें भी आता है। अब कुछ विशेषताएं, इसको क्या बोला था, विंध्यन कंगारी या स्कॉर्पलैंड भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रीवा पन्ना के पठार को। क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसके बाद में यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी, गुडविलो या फिर सद्भावना चोटी, कालूमार चोटी, अलग अलग नामों से, जो कहाँ है, दमोह जिले में अवस्थित है। और ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर है। उसके बाद में जवेरा गुंबद पूछ लेते हैं। जवेरा गुंबद कहाँ अवस्थित है, तो दमोह जिले में अवस्थित है। जवेरा गुंबद कहाँ है, दमोह जिले में। किस पठार के अंतर्गत आता है, तो रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। अगला हमारा क्षेत्र है
अगला क्षेत्र है हमारा, इसमें 5 नंबर का जो उच्च मध्य भूमि है उसके अंतर्गत कौन सा है, नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी कहाँ है, मालवा और रीवा पन्ना के तो दक्षिण में है, और सतपुड़ा के उत्तर में। जो नीचे हम पढ़ेंगे ना अभी सतपुड़ा श्रेणी, उसको 3 भागों में विभाजन करके पढ़ेंगे, तो उसके कहाँ है, ये उत्तर में अवस्थित है। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही याद करने के चक्कर में पढ़ना आप लोग, नहीं तो जो भी पढ़ा लिखा है वो भी आप भूल जाओगे। ठीक है, और ये क्या है, हमारा दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। देखा है कितना है, ये 26% के आसपास पाया जा रहा है टोटल मध्य प्रदेश के। 28% कौन था, मालवा वाला क्षेत्र था हमारा, और ये कितना है हमारा, 26% है। और इसका जो निर्माण किससे हुआ है, देखो इसके दो निर्माण अलग अलग क्रम क्रम से हुए हैं। देखिए जैसे मालवा की तरफ था तो दक्कन ट्रैप से हो गया निर्माण, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में क्या धारवाड़ क्रम से हो गया और विंध्यन क्रम से। धारवाड़ से क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जबलपुर वाले आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं, इसलिए धारवाड़ी क्रम की चट्टानों को धनी चट्टानें भी कहा जाता है। सबसे पैसे वाली चट्टानें यही हैं। और फिर उसके बाद में हम उसके उत्तर में देखें तो रीवा पन्ना के पठार से मिल रहा है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से भी इसका निर्माण देखा जा रहा है। संबंधित जिले कौन से हैं इसके, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर और रायसेन, जो मुख्य रूप से नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित हैं वो ही इसके अंतर्गत आते हैं। जलवायु कैसी है, अभी मैंने आपको जो बताई थी कि हम रीवा पन्ना की पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि वो ग्रीष्म ऋतु में तो साधारण गर्मी थी वहां पर, लेकिन शीत ऋतु अधिक ठंडी पाई जा रही थी। लेकिन इसमें क्या है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी है क्योंकि ये रिफ्ट वैली बन जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में जो बहती है तो किसके अंतर्गत बहती है, विंध्यन और उसके बीच में सतपुड़ा के मध्य बीच, तो रिफ्ट वैली का निर्माण, तो रिफ्ट वैली में हमेशा गर्मी की मात्रा अधिक होती है। तो वो, और शीत ऋतु कितनी होती है, साधारण। अभी आप ओमकारेश्वर वगैरह घूमने जा रहे होंगे, कई लोग घूमने गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपका सर्ट में ही काम चल रहा होगा, जबकि आप ग्वालियर वाले क्षेत्र में आओगे तो टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वर्षा, वर्षा यहाँ कैसी है, वर्षा जैसे ही आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे, जैसे ही आप बड़वानी वाले क्षेत्र से लेके आप बालाघाट वाले क्षेत्र तक जाओगे तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है, जो मुख्य रूप से 75 से 125 सेंटीमीटर देखी जाती है। नदियां, एक तो हमारी मुख्य रूप से नर्मदा होगी और उसकी सहायक नदियां भी होंगी। नर्मदा, माँ नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी। अगर पूछ लिया जाता है ना कि हिरण, शेर, हथनी, दूधी, शक्कर, ये नदियां किसकी सहायक हैं, तो माँ नर्मदा की सहायक हैं। वन कहाँ है, देखो ये क्षेत्र में मुख्य रूप से वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो साल के वृक्ष तो पाई जाना है, तेंदुपत्ता भी पाया जाना है, बांस पाया जाए क्योंकि यहाँ भी वर्षा अधिक हो रही है तो बांसों के लिए भी वर्षा की मात्रा अधिक आवश्यकता होती है। सागौन वाले क्षेत्र भी इसी के आसपास में पाया जाता है। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि हमारी जो मिट्टियां पढ़ेंगे हम, तो उसमें देखेंगे कि मिट्टियों में जो काली मिट्टी है हमारी वो 3 प्रकार की, साधारण, गहरी और छिछली। जो गहरी मिट्टी पाई जाती है वो इसी भूभाग के अंतर्गत पाई जाती है। और पूर्वी क्षेत्रों में लाल मिट्टी की धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जो कि मुख्य रूप से खदानों से जुड़ी हुई चट्टानें हैं, तो ये आ जाएगा। आगे देखते हैं हम इसमें, अब स्थिति समझ रहे हो ना आप, जे सतपुड़ा वाले क्षेत्र के उत्तर में हो गई और मालवा और रीवा पन्ना के दक्षिण में हो गई। अब है इसमें मुख्य खनिज व फसलें, तो वही कपास, मूंगफली, क्योंकि कपास किससे जुड़ गई है, जो गुजरात वाले क्षेत्र से जुड़ गई, मूंगफली भी यहाँ से जुड़ गई, तो ये वाले क्षेत्र से प्रसारित हो जाएगी। और उसके बाद में, और ये वाला जो क्षेत्र है जो सीहोर वाले के आसपास वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे गेहूं वाला क्षेत्र होगा, तो क्या पाई जाएंगी, पूर्वी भाग में गेहूं व चावल। देखो मध्य भाग ये हो गया गेहूं वाला, और ये क्या है, जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये कहाँ पर हो गया, ये चावल वाला क्षेत्र हो गया, क्योंकि वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जा रही है ना, और ये वाले क्षेत्र में क्या मूंगफली और कपास उगाया जा रहा है। आगे से खनिज क्या, चूना पत्थर, संगमरमर व चीनी मिट्टी, ये जबलपुर वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से देखी जाती है, क्योंकि जो भेड़ाघाट वाले क्षेत्र है वहां से भी क्या निकाले जाते हैं, संगमरमर निकाली जाती है। अन्य विशेषताओं में देखेंगे तो नर्मदा घाटी को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सिंचाई के साधन हमें इससे प्राप्त होते हैं, और मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र से मुख्य रूप से यह नदी प्रवाहित होती है, और इसे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। और अगला, मध्य प्रदेश का सबसे निचला भूभाग भी यही है, प्राकृतिक भूभाग। क्यों है सबसे निचला भूभाग, क्योंकि रिफ्ट वैली वाला क्षेत्र है। अभी हम उच्च भूभाग के बारे में पढ़ेंगे, तो जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र होगा ये हमारा सबसे ऊंचा भूभाग होगा। आगे चलते हैं हम। अब है हमारा, जब हमने 3 जो मेजर डिवीजन किए थे ना उसमें एक दूसरा डिवीजन है, और जो उच्च मध्य भूमि के अंदर 5 जो डिवीजन थे वो इसी के अंतर्गत 5 हमारे आ गए हैं। अभी हमारा दूसरा डिवीजन है जिसमें हमने सतपुड़ा को 2 भागों में, जो क्या है ये श्रेणी है,
अब जब पर्वत पढ़ेंगे ना हम अगले लेक्चर में पर्वत और भू संरचना से लेकर आऊंगा, तो जब हम लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको अलग से डिफाइन करेंगे। ये हमारे भौतिक प्रदेशों के आधार पर है, जो वहाँ पर कैसी जलवायु पा रही है, ये सब चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो पश्चिमी भाग जो राजपीपला वाला क्षेत्र है, तो उसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? पश्चिमी भाग को, जो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा में देखा जाता है मुख्य रूप से, तो ये है राजपीपला। मध्य वाला जो पार्ट है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तारित है मुख्य रूप से, तो वो कहाँ है? महादेव श्रेणी वाला क्षेत्र। और जो पूर्वी, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, मेकाल श्रेणी, जहाँ से हमारी अमरकंटक श्रेणी है और नर्मदा नदी निकल रही हैं, तो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? सतपुड़ा की पूर्वी रेंज के अंतर्गत आते हैं, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं। राजपीपला गुजरात और मध्य प्रदेश से सीमा करते हैं साझा। महादेव पर्वत श्रेणी वो महाराष्ट्र से सीमा साझा करती है। आगे चलते हैं हम। ये इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो ये सतपुड़ा की अवस्थिति नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित है और उसकी समांतर ये पाई जाती है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है? 11 सेंटीमीटर है। एक बार हम इसका संक्षेप में भी आगे जब पढ़ेंगे ना, संक्षेप में भी क्विक रिवीजन भी हम करेंगे, तो कितना है इसका? 11% है। उसके साथ में यहाँ की जलवायु कैसी है? तो यहाँ पे वही जो हमारी रीवा पन्ना के पठार में पाई जा रही थी, तो क्या है? साधारण तो हमारी गर्म है, लेकिन शीत ऋतु यहाँ पे अधिक ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई अधिक है। तो ऊंचाई पे जैसे जैसे जाते हैं हम 165 मीटर, तो 1 डिग्री 10 सेंटीग्रेड तापमान में भी कमी आती जाती है। जी, हम मुख्य रूप से जो कोर ज्योग्राफी है उसमें पढ़ते हैं, जब वायुमंडल पढ़ते हैं हम। तो आगे है, इसका जो निर्माण कहाँ से हुआ है? जैसे नर्मदा नदी का हो रहा है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ में जो पूर्वी भाग होता है वो किससे निर्मित हो जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, क्योंकि नर्मदा नदी के समांतर ये पाई जा रही है। एक बार हम मैप में देख लेते हैं इसको। देखिए मैप में देख पा रहे हैं, ये हमारा नर्मदा वाला क्षेत्र था, नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र था, उसी के जस्ट समांतर है। तो ये उसमें भी तो क्या था? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों, दक्कन ट्रैप से निर्माण हो रहा था इसका, लावा से, लावा की चट्टान जो बेसाल्टिक थी। और ये क्या? धारवाड़। यहाँ पर क्या रिच खनिज है, मैग्नीज, तांबा और लोहा वगैरह सब इसी क्षेत्र से निकाला जा रहा है मुख्य रूप से। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से भी इसका निर्माण हुआ है। उसके मुख्य रूप से जिले कौन से आते हैं? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पाडोना, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी क्षेत्र। वर्षा कितनी हो रही है? देखो यहाँ पे वर्षा कम देखने को मिलेगी, लेकिन इस वाले क्षेत्र में वर्षा बहुत मात्रा में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कितनी हो रही है? 75 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितनी हो रही है? लगभग 150 सेंटीमीटर। नदियां मुख्य रूप से कौन सी है? जो ताप्ती नदी की सहायक नदियां होंगी, साथ में जो नदियां नर्मदा नदी की सहायक थी, क्योंकि निकल तो यहीं से रही है ना, प्रवाहित तो ये क्षेत्र से भी हो रही हैं। तो कौन सी आ जाएगी? ताप्ती आ जाएगी, बैनगंगा आ जाएगी, शक्कर आ जाएगी, दूधी आ जाएगी, पेंच आ जाएगी, बरदा आएगी और बावनथड़ी आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये मुख्य नदियां हो गई। और क्या बोलते हैं, मिट्टी कैसी है? छिछली काली। मालवा के पठार में साधारण काली, नर्मदा में गहरी काली, और यहाँ पाई जाएगी छिछली काली। ठीक। और लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट क्यों मिट्टी? क्योंकि यहाँ बार बार नदियों से द्वारा पानी से उस क्षेत्र को, यहाँ पे पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है उस मिट्टी में, तो यहाँ पे क्या? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला और हमारा अंतिम जो पार्ट है इसका भौतिक विभाजनों का, वैसे तो हमारा जो मेजर विभाजन में तीसरा था, और टोटल क्रम में कौन सा है हमारा? ये 7वां विभाजन है। और आप देख पा रहे होगे ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में फैला हुआ है, जो मुख्य रूप से जो नर्मदा घाटी और सतपुड़ा वाला क्षेत्र है उसके उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, और हमारे रीवा पन्ना पठार के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। इसको हम जान लेते हैं, यह मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है। इसका सबसे छोटा भूभाग है ये हमारा। और बुंदेलखंड कितना था? 7.7% मध्य प्रदेश का। ये कितना है? केवल 7% है। सबसे छोटा कौन सा हो गया हमारा? जे बघेलखंड का पठार। उसके बाद में जो, या पूर्वी पठार कह सकते हैं हम इसको। और सबसे बड़ा कौन सा था हमारा? मालवा का पठार। दूसरे नंबर पर कौन सा? नर्मदा घाटी का पठार। तीसरे नंबर पर कौन सा? मध्य भारत का पठार। नहीं, तीसरे नंबर पे था हमारा सतपुड़ा वाला पठार। चौथे नंबर पे था हमारा मध्य भारत का पठार। पांचवें नंबर पे था हमारा रीवा पन्ना का पठार। छठवें नंबर पे था बुंदेलखंड का पठार। ये हमारा कितने नंबर पे आ जाएगा? 7 नंबर पे। 7 नंबर 7%। ध्यान रखिए। इसका निर्माण कैसे हुआ है? आदि महाकल्प में जो सेल समूह का निर्माण हुआ था, ठीक है, जब हमारे यहाँ पे जो पाषाण काल बन रहा था, उसके बाद में जब नव पाषाण के समय पे आते हैं हम, तो उनके सेल समूह से इसका निर्माण हो रहा है। संबंधित जिले कौन से हैं हमारे? सिंगरौली, सींधी, रीवा, शहडोल, जो मुख्य रूप से कोई छोटा भाग है तो छोटे क्षेत्रों में पाया जाता है। विशेषता कैसी है? जैसी विशेषता रीवा पन्ना के पठार और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी वाले जो क्षेत्र भूभाग में पाई जा रही थी, उसी प्रकार की। साधारण तो गर्म होगी, लेकिन शीत ऋतु अधिक ठंडी होगी। इस लेकिन इसके लिए क्वेश्चन कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा किस भूभाग में पाई जाती है? पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार में। सबसे कम वर्षा कहाँ पाई जा रही है? तो मध्य भारत के पठार में, क्योंकि सूखा प्रदेश
सूखा प्रदेश घोषित नहीं किया गया है, लेकिन वर्षा वहाँ कम होती है। लेकिन सूखा प्रदेश कौन सा हमारा, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, उसको सूखा प्रवण क्षेत्र कहते हैं। देखें यहाँ पे नदियाँ कौन सी प्रवाहित हो रही हैं, सोन, जोजिला, बनास, गोपद नदी यहाँ से निकलती है। साथ में लाल व पीली मिट्टी, गोपद नदी का वर्णन पुराणों में भी देखने को मिलता है, जिस प्रकार चंबल नदी का भी पुराणों में वर्णन देखने को मिलता है। और यहाँ पे कैसी मिट्टी पा रही है, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ पे खदानें हैं और चट्टानें धारवाड़ क्रम की, तो लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। अब एक फटाफट से हम इसका एक क्विक रिवीजन कर लेंगे और फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारे इसका कुछ देखें, देखो रिवीजन करना है हमें कि मालवा का पठार भूभाग कितना हो गया। देखो पेपर में जो मुख्य रूप से ना यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। 28% क्षेत्रफल हो गया। मुख्य मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है। फसल मुख्य रूप से कौन सी है, सोयाबीन है, साथ में मूंगफली भी, कपास भी हम उगा रहे हैं। नदियां कौन सी हैं, चंबल, माही, क्षिप्रा, पार्वती। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, सिगार चोटी हो गई। इसमें जलवायु नहीं दिया, तो जलवायु कैसी है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्म है। अब आ जाते हैं हम मध्य भारत के पठार में। क्षेत्रफल कितना है, 10.68। जलोढ़ व कछारी मिट्टी पाई जा रही है। सरसों की हांडी कहा जाता है इसको। चंबल, सीप, कुंवारी, कूनू नदी यहाँ से निकलती हैं। उपनाम क्या होगा, ये हो गया। आगे चलते हैं हम। टोगरा चोटी यहाँ की जो सोपुर में अवस्थित है, वो सबसे ऊंची चोटी है, 450 मीटर उसकी हाइट है। इतना समझ में आ गया। जलवायु कैसी है, ज़्यादा तो ठंडी पड़ती है और ज़्यादा ही गर्म पड़ती है। आगे है बुंदेलखंड का पठार, 7.7 मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का ये क्षेत्रफल है इसका। मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, लाल काली मिट्टी। और गेहूं तिल यहाँ उगाए जाते हैं। केन, बेतवा, जामनी नदियां हैं वो यहाँ से प्रवाहित होती हैं। और सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा चोटी। और बेतवा नदी को यहाँ की गंगा कहा जाता है। जलवायु कैसी हो गई, वही विषम जलवायु, ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा गर्म, क्योंकि मध्य भारत से जुड़ा हुआ है। अगला आता है हमारा रीवा पन्ना का पठार, 10.36 मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये दोनों पास के क्षेत्र हैं। और गेहूं चावल मुख्य रूप से उगाया जाता है। कैंटोन्स यहाँ से प्रभावित होती है। जवेरा गुम्बद जो कहाँ पर अवस्थित है, दमोह में अवस्थित है। और और यहाँ पर ही गुडविल चोटी पाई जाती है, सद्भावना चोटी। और वो कहाँ पे है, काली मना भी बोलते हैं उसको, जो कहाँ पे है, वो भी दमोह में अवस्थित है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। जलवायु कैसी होगी, उसी प्रकार की कि साधारण तो गर्मी पड़ती है, लेकिन सर्दियाँ अधिक मात्रा में पड़ती हैं। अब आती है नर्मदा नदी, ये इसकी जस्ट विपरीत है। कैसी है, इसकी जस्ट विपरीत है। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, जलवायु इसकी विपरीत होगी। क्षेत्रफल कितना हो गया, 26% हो गया। ठीक है, मिट्टी कौन सी हो गई, जलोढ़ व गहरी काली मिट्टी पाई जाएगी। गेहूं, दलहन व गन्ना क्षेत्र है मुख्य रूप से। नर्मदा व तवा नदी है। और ये सबसे कौन सा है, निचला क्षेत्र है। और यहाँ पर गर्मी अधिक होती है, जबकि सर्दियाँ सामान्य होती हैं। सतपुड़ा वाला क्षेत्र 11% भूभाग पर पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी व छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। और मक्का यहाँ मुख्य रूप से, क्योंकि ये जो विदर्भ वाला क्षेत्र है ना, इससे लगा हुआ है, विदर्भ में मक्का होता है अधिक मात्रा में, इसलिए जो महाराष्ट्र का रीजन है। दूधी, देनवा व शक्कर नदियाँ सबसे ऊंची जो धूपगढ़ चोटी है, 1350 मीटर, वो इसी महादेव श्रेणी पर अवस्थित है। अब यहाँ आते हैं बघेलखंड का पठार, सबसे छोटा, लेकिन सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है, लेकिन सबसे अधिक वर्षा यहीं प्राप्त होती है। इसकी जो जलवायु है वो अधिक मात्रा में तो सर्दी होती है और कम मात्रा में गर्मी होती है। चावल यहाँ उगाया जाता है, सोन, बीहड़ नदियाँ। एक हमने इसका क्विक रिवीजन यहाँ कर लिया है। इसके साथ में हम इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि मुख्य रूप परीक्षाओं में देखे जाते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। प्रदेश है, तो प्रदेश जो शब्द कहाँ से हुई उत्पत्ति, तो लेटिन शब्द रेजिया से हुई है। उसके बाद में हम इसमें देखते हैं कि भारत के प्रदेश के विभाजन का प्रयत्न कई विद्वानों द्वारा किया गया, जिसमें से डेडले स्टैम्प और आर.एल. सिंह का विशेष योगदान रहा, क्योंकि विभाजन करने का काम आज तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय प्रयास किसने किया था, तो डेडले स्टैम्प और आर.एल. सिंह द्वारा किया गया था। उसके बाद चंबल उप आंध्र प्रदेश किसको बोला जाता है, वही पेपर में पूछा है, हमने पॉइंट भी पढ़ा था। चंबल उप आंध्र प्रदेश किसको बोला जाएगा, मध्य भारत के पठार को। मध्य भारत के पठार देखो पश्चिम में कहाँ तक विस्तारित है, बूंदी जो राजस्थान का है, कोटा बूंदी नाम सुना होगा आपने, है। और करौली पहाड़ियों तक जाता है। करौली जो वहाँ पर एक जिला भी है करौली, जो करौली माता का मंदिर भी है, आपने सुना हो तो। इसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो पश्चिमी सतपुड़ा है हमारा, वो झाबुआ क्षेत्र, तो जो झाबुआ क्षेत्र है सतपुड़ा का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वो क्या होता है, सूखे बने रहते हैं मानसून से, क्योंकि मानसून जो आता है ना, ऐसे हमारे जो मध्य प्रदेश है उसमें ऐसे ये जो क्षेत्र होते हैं, तो क्या कई बार मानसून का ऐसे ड्राइव हो जाता है, ऐसे ड्राइव हो जाता है, तो इस वाले क्षेत्र में भी कम बारिश देखी जाती है। और जो पूरे जो यहाँ पे आके बालाघाट वाले रीजन में आके बारिश हो जाती है, और फिर यहाँ से ऐसे निकल जाता है मालवा के क्षेत्र से।
तो जो ये छाहुआ वाला क्षेत्र है ना, कभी कभी ये सूखा बना रहता है। अब है बघेलखंड। बघेलखंड में स्थित क्या है, देवगढ़ का पठार, जो कि सरगुजा छत्तीसगढ़ का है। सोन नदी और महानदी का जल विभाजक है। अगर आपने एक मैप देखा हो, एक मिनट में अच्छे से बना देता हूँ। संयुक्त मध्य प्रदेश का, संयुक्त मध्य प्रदेश का मैप कैसा था, तो मुख्य रूप से ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो बघेलखंड का जो देवगढ़ की घाटी है, देखो सोन तो यहाँ से निकल रही है और महानदी यहाँ से निकल रही है। तो जो ये जो सरगुजा का पठार है, वो किसका विभाजक का काम करता है, सोन नदी और महानदी के विभाजन का काम करता है। समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं हम। इसका दूसरा नाम भी क्या है, विंध्य कगारी प्रदेश या विंध्य पठारी प्रदेश भी है। विंध्य क्रॉप बोलते हैं ना, कॉपलैंड किसको बोलते हैं, तो ये वही है। चीनी द्वारा मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा गया। कर्क रेखा मालवा से 2 बार निकलती है, सब पॉइंट पढ़ चुके हैं हम। सतपुड़ा हमारी दक्षिणी सीमा बनाता है। चंबल में उत्खात भूमि, जिसको क्या बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं। ऐसे ऐसे नदी के किनारे ऐसे बड़े बनाते हैं, 2-2 3-3 मंजिल ऊंचाई होती है उनकी। और विंध्य जो पर्वत श्रेणी है किसके मध्य पाई जाती है, एक बार हम मैप देख लेते हैं एमपी का। तो ये हमारा एमपी का, ये नॉट गलत बना रहा हूँ मैं, देखो ये हमारा एमपी का एक मैप बन गया है। देखो यहाँ से नर्मदा नदी निकल रही है और यहाँ से हमारी माँ गंगा निकल रही है। तो ये जो बीच का जो क्षेत्र है ना, और जो नर्मदा निकल रही है, और इस पर जो पर्वत जो पाया जा रहा है वो क्या है, इन दोनों के विभाजक का काम कर रहा है। ये नर्मदा नदी का पूरा क्षेत्र हो गया, ये नर्मदा नदी का पूरा क्षेत्र हो गया। ये जो विंध्यन क्षेत्र है ना, वो इसका क्या विभाजक का कार्य करेगा, तो वो इसमें लिखा हुआ है। विंध्य पर्वत श्रेणी नर्मदा और गंगा के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। और बिजावर श्रेणी से पन्ना के पास में यहाँ से हीरे हीरे निकाले जाते, खीरे नहीं हीरे निकाले जाते हैं। गुडबल चोटी, जैसे कालूमार चोटी भी बोला जाता है, दमोह में अवस्थित है। जो सद्भावना शिखर है, जो सबसे ऊंची है कहाँ की, उसकी रीवा पन्ना की। विंध्यन पर्वत श्रेणी कहाँ तक फैली हुई है, ये राजस्थान मध्य प्रदेश से लेकर सासाराम बिहार तक फैली हुई है। आगे देखते हैं हम। जो आर्किन क्रम की चट्टानें हैं, वहां से हमें क्या प्राप्त होती है, संगमरमर प्राप्त होती है जबलपुर वाले आसपास वाले क्षेत्र में। जो पन्ना जिला, ये पूछ लिया था कि हीरे निकाले जा रहे हैं तो कौन सी नदी है जिससे हीरे निकाले जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो भोगन नदी है, जहाँ से पन्ना में हीरे निकाले जा रहे हैं। अगला है मझगवा, कहाँ अवस्थित है, तो पन्ना सतनाम है। हिनौता कहाँ हीरे के लिए फेमस है, हिनौता कहाँ, अकेला पन्ना में। और कटोरिया या कोटारिया सतना में हीरे की खाने हैं। मझगवा कहाँ हो गई, पन्ना सतना। उसके बाद हिनौता कहाँ हो गई, पन्ना में। और कोटारिया कहाँ हो गई, हमारी हीरे की खान सतना में। आगे देखते हैं। वही जो झांसी और सागर के मध्य में समतल जो मैदान है, उनके बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है, टोर कहा जाता है। क्योंकि ये यहाँ पे इसलिए लिख दिया गया है कि सीधे ये फॉरेस्ट मेंस में आप जाके देख भी सकते हो, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने दिया था मुझे पता है। अब वही जो क्षेत्रों के हिसाब से एक क्विक रिवीजन है। बघेलखंड में चावल होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक है। मालवा में एक सम जलवायु है, तो सोयाबीन और गेहूं उगाए जाते हैं। सतपुड़ा में मक्का उगाया जाता है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में क्या है, देखा जाता है हमारे जो दक्षिणी क्षेत्र है वो किससे जुड़ा हुआ है, विदर्भ वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ मक्का मुख्य रूप से देखा जाता है। और मध्य भारत में सरसों, सरसों की हांडी भी बोला जाता है। बुंदेलखंड में गेहूं और तिली उगाई जाती है। और नर्मदा घाटी में गेहूं और गन्ना, गन्ना क्यों, क्योंकि यहाँ जल की मात्रा में अधिक प्राप्त हो जाती है और दालें भी उगाई जाती हैं। ये हमारे 7 भूभाग हैं जो हमने देख लिए। ये अपने आप में अलग अलग थे। ये 2 नंबर था, एक 3 नंबर था। ये एक के अंतर्गत आते थे, मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आते थे, मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आते थे। ठीक है। अब देखते हैं कि जो नियोजन, हम अपने प्रदेश का नियोजन के आधार पर हमने मध्य प्रदेश का विभाजन अन्य 7 भागों में कर दिया। जैसे हम देखें कि जो मध्य भारत वाला क्षेत्र था उसको क्या बोला जाने लगा हमारे द्वारा, ग्वालियर एग्रो प्रदेश। ठीक है। जो हमारे कृषि, उद्योग, परिवहन आदि नियोजन के आधार पर हमने इसका विजन, तो ग्वालियर, क्योंकि मुख्य जो जिला है ना यहाँ पर, जो उत्तर मध्य भारत के ऊपर के क्षेत्र में, वो ग्वालियर ही है। तो ग्वालियर एग्रो प्रदेश, उसके अंतर्गत जो जिले आते थे मध्य भारत के पठार के अंतर्गत, वो इसको हमने इसमें शामिल कर दिया। इंदौर एग्री इंडस्ट्रियल प्रदेश, जो मालवा वाला क्षेत्र है मुख्य रूप से, क्योंकि सबसे बड़ा जिला कौन सा यहाँ पे, मालवा वाले रीजन में या मालवा के पठार में, इंदौर। तो इंदौर से जुड़े हुए सभी जिले शामिल कर दिए हमने। अब है बुंदेलखंड एवं बघेलखंड वाला क्षेत्र। इसमें क्या है,
जो बुंदेलखंड वाला रीजन भी आ गया और बघेलखंड वाला भी रीजन आ गया। तो इसमें जो उनके जो जिले आते हैं उनको शामिल कर दिया। लेकिन भोपाल को मुख्य रूप से आता है मालवा के परिवेश में है, संक्रमण क्षेत्र है एक तरीके से। बहुत सारी विशेषताएं यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे रीवा पन्ना वाली विशेषता भी आपको थोड़ी थोड़ी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, मालवा की विशेषता, क्योंकि मालवा की अधिक विशेषता देखने को मिलती हैं, और साथ में नर्मदा घाटी क्षेत्र की विशेषता आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ इसको अलग से कैपिटल प्रदेश बना दिया गया। तो ये जो जिले आए हैं वो इसके अंतर्गत आ गए। जबलपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र, जो हमने सब विशेष, सतपुड़ा की भी थोड़ी विशेषताएं ले ली, नर्मदा घाटी की भी विशेषताएं ले ली, रीवा पन्ना की भी थोड़ी विशेषताएं ले ली हमने, और हमने बघेलखंड की विशेषताएं ले ली। तो ये वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे इसको निर्मित कर दिया। नर्मदा घाटी क्षेत्र तो है ही, और छिंदवाड़ा रिसोर्सेज क्षेत्र जो सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा था उनको लेके हमने जो हमारी जो हम विभाजन कर रहे हैं कृषि, उद्योग व परिवहन के लिए, तो इनका ये हमने रिवीजन कर दिया है। तो इसमें ध्यान रखना, जो हमारे जो 7 विभाजन है वो हमारे भौतिक प्रदेशों के हिसाब से विभाजन है, लेकिन नियोजन के आधार पर भी हमारा जो विभाजन होगा, जैसे ग्वालियर एग्रो, इंदौर एग्रो, बुंदेलखंड बघेलखंड को सम्मिलित कर दिया, भोपाल कैपिटल प्रदेश, जबलपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र और नर्मदा घाटी, इसमें 3 तो जैसे कि जैसे हमें देखने को मिल जाते हैं। और फिर छिंदवाड़ा रिसोर्सेज क्षेत्र। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं एक लेक्चर 4 लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं मध्य प्रदेश के पहाड़ और उसकी भू संरचना के बारे में बताऊँगा। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पूरी MPPSC प्रीलिम्स की जो यूनिटें हैं वो मैं अपने इस चैनल पर कवर कराने वाला हूँ। तो आप सभी वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।